नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। उन्नत तकनीक से कैसे करें बाजरा की खेती। ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से खेती करना है लाभकारी। किसान भाइयों, विगत 1-2 दिनों के दौरान देश और प्रदेश के कृषि जगत में किसानों के लिए क्या नया रहा, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, जैसा अपने जानते हैं कि अभी खरीफ सीजन में अलवर ज़िले के अंदर बाजरा मुख्य फसल है। तो इस फसल की अपने बुआई कैसे करें, कितनी बीज की मात्रा डालें, इसके ऊपर आज अपने चर्चा करेंगे। किसान भाइयों, अभी जो खरीफ के अंदर अपने बाजरा लगाएंगे तो इसके लिए 3 से 4 हेरो या कल्टीवेटर द्वारा जुताई करके जब मिट्टी भुरभुरी हो जाए तब तक जुताई करके अपने को खेत की तैयारी करनी चाहिए। साथ ही साथ इस सीज़न में बुआई करने के लिए अपने को अगर रबी सीजन के अंदर आपने गोबर का खाद नहीं डाला है तो वो बुआई के 15-20 से 25 दिन पहले डाल देना चाहिए, ताकि वो सड़ गल के तैयार हो जाए और जैसे ही अपनी फसल की बुआई होगी तो उसको समय पे उसमें से पोषक तत्व मिलना प्रारंभ हो जाए। प्रदेश में उगाई जाने वाली खाद्यान्न फसलों में बाजरा का महत्वपूर्ण स्थान है। जो किसान भाई इसकी बुआई कर रहे हैं उन्हें फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरक खेत में डालना चाहिए। सामान्य तौर पर खाद और उर्वरकों का प्रयोग मृदा परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार ही करनी चाहिए। जो किसान भाई असिंचित दशा में बाजरा की खेती करना चाहते हैं उन्हें यूरिया 130 किलोग्राम और एसएसपी 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालना चाहिए। जो किसान संचित दशा में बाजरा की खेती करना चाहते हैं वो यूरिया 100 किलोग्राम और एसएसपी 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा और पूरा फास्फोरस बुआई के समय डालते हैं। शेष यूरिया को खड़ी फसल में बुआई के 25 दिनों पर भुरकाव करते हैं। अभी जब अपने किसान भाइयों जब भी बीज बीजते हैं तो अपने को सबसे पहले ही अच्छा बीज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपने बाजरे की जो इम्प्रूव्ड किस्में हैं या हाइब्रिड किस्में हैं उनमें से जैसे RHB 171 है, RHB 177 है, RHB 154 है, RHB 121 है, HHB 67 इम्प्रूव्ड है, HHB 67-2 है, MPMH 17 जो अभी लेटेस्ट अच्छी वैरायटी है, MPMH 21 ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है। तो इन वैरायटियों का किसान भाई उपयोग करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फिर आपने अच्छी वैरायटी खरीद ली है, लेकिन उसमें हम कई बार देखते हैं कि किसान भाई बीज की मात्रा या तो वो कम डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं। तो किसान भाइयों, जो बीज की मात्रा है जो प्रति हेक्टेयर यानी 4 बीघा के अंदर अपने को 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेना, पक्का 1 बीघा में 1 किलोग्राम बीज की मात्रा ही डालनी है, ताकि अब उससे अगर पौधों की संख्या सही रहेगी तो उससे अपने को अच्छा उत्पादन मिलेगा और साथ ही साथ उसका पौधे का अच्छा विकास होगा। आज के समय में कोई भी फसल कीट रोगों से अछूती नहीं। ऐसे में बाजरा की बुआई से बीजों को बहुत कम खर्चे में उपचारित करके फसल को कीट और रोगों के प्रकोप से काफी हद तक बचा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बीज को नमक के 20% घोल में उपचारित करें। इसके बाद थायरम 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज शोधन करें और इसके बाद कीटों से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 3 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें और अंत में एजोटोबैक्टर और PSB कल्चर 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके छाया में सुखाकर बुआई करनी चाहिए।
अगर जैसे हम देखते हैं कि किसान भाई जैसे बारिश हो जाती है या होने वाली होती है, मानसून 2 या 3 दिन के लिए कम से कम रहता है, लेकिन वो बारिश हो रही हो तो भी बीज देते हैं। तो थोड़ा सा अगर वो आजकल तो अखबार में भी आती है, उसका ध्यान रख करके बुआई करें, मौसम के देख करके बुआई करें, ताकि उनको दोबारा बिजाई नहीं करनी पड़े। पौधे से पौधे की दूरी इसमें 10 सेंटीमीटर रखें और या 15 सेंटीमीटर भी रख सें, 10 से 15 के बीच में। और जो लाइन से लाइन की दूरी है वो 30 से 45 सेंटीमीटर रख के अपने बाजरे का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बाजरा फसल की अच्छी बढ़वार हो और आने वाले समय में भरपूर पैदावार मिले, इसके लिए बुआई के बाद फसल में कौन कौन से कार्यों को किस तरह से करना होगा, इस बारे में जानते हैं। जिन किसान भाइयों के अगर खरपतवार की समस्या है या ज़मीन ज़्यादा है और पिछली सीजन में भी बहुत ज़्यादा खरपतवार आए थे, तो वो किसान भाई बाजरे के अंदर एट्राजीन 50% की जो दवा आती है, शाकनाशी जिसको बोलते हैं, उसका 500 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के तुरंत बाद और अंकुरण से पहले डाल सकते हैं, या जिसको अर्ली इमरजेंसी बोलते हैं, या इसके 15 से 20 दिन बाद में भी इसका स्प्रे करके अपने जो बाजरे के अंदर खरपतवार है उनका आसानी से नियंत्रण किया जा सकता है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अपने राज्य में किसान मिर्च की खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं, लेकिन यदि किसान ड्रिप और मल्चिंग द्वारा खेती करते हैं तो न केवल खरपतवारों की समस्या से बच सकते हैं, बल्कि कम पानी में अधिक उत्पादन भी ले सकते हैं। आज हम आपको ऐसे ही किसान से मिलवा रहे हैं जो ड्रिप और मल्चिंग द्वारा खेती कर रहे हैं और आज वे काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो आइए मिलते हैं इन्हीं से। हमारे क्षेत्र में पानी की किल्लत को देखते हुए हम फ्लड इरिगेशन नहीं कर सकते, क्योंकि पानी बहुत कम है। ना स्प्रिंकलर का इस्तेमाल कर सकते, उसमें पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो इस कारण इस पानी की समस्या का समाधान हमने ड्रिप लगाकर किया है। सभी जितनी भी फसलें हम लगाते हैं वो ड्रिप में ही लगाते हैं। ड्रिप में फसल को पानी की कम आवश्यकता होती है। हर फसल जो हमने लगाई है वो ड्रिप में लगाई है। अपने जानवरों के लिए जो हरा चारा लगाया है वो भी ड्रिप में ही लगाया है। रजका और बाजरी और ज्वार सब में ड्रिप लगाई है। मिर्च में ड्रिप लगाई है, थोड़ी सी टिंडी लगाई है, उसमें भी ड्रिप लगाई है। ड्रिप से पानी वेस्टेज बहुत कम होता है और फसल बहुत अच्छी होती है। इससे हम फर्टिलाइज़र भी आसानी से दे सकते हैं पौधों को, वो भी बहुत कम मात्रा में यूज होता है। ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता फर्टिलाइज़र। ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है और ज़मीन में जो सहायक कीट हैं वो केंचुए भी काफ़ी मात्रा में अब ज़मीन में पनप रहे हैं ड्रिप के कारण। पहले हम स्प्रिंकलर का इस्तेमाल करते थे, तब हमारी ज़मीन में केंचुए बहुत कम थे। अब उन केंचुओं ने ज़मीन को और उपजाऊ बना दिया है। तो सभी किसानों को ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, ये समय की मांग है। किसान भाइयों, अपने राज्य में पानी की कमी के चलते फसलों में सिंचाई के लिए ड्रिप का उपयोग किया जा रहा है। ड्रिप से कम पानी में समय पर सिंचाई कर ही सकते हैं। इसके साथ ही ड्रिप के द्वारा सिंचाई के साथ घुलनशील पोषक तत्वों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ऐसा करने से फसलों की पैदावार बढ़ने के साथ साथ उपज की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। इसके अलावा ड्रिप के द्वारा सिंचाई करने के और बहुत से फायदे हैं। ड्रिप से ज़्यादा खेती कर पाते हैं हम लोग ज़्यादा एरिया में, क्योंकि इससे ज़्यादा ज़मीन कवर हो जाती है, जबकि स्प्रिंकलर से उस कम ज़मीन पे पानी पहुंच पाता है और उनको चेंज करने का भी रहता है थोड़ी समस्या, उससे फसल ख़राब हो जाती है।
ड्रिप लगाने के बाद एक बार बिछानी होती है और फिर पानी समय समय पर जितना आवश्यकता हो उतना ही चलाते हैं। एक ये बचत हो जाती है ड्रिप से समय की, और पानी की ज़्यादा एरिया में हम खेती कर पाते हैं तो ज़्यादा मुनाफा मिलता है। स्प्रिंकलर का पानी आधा ऊपर उड़ जाता है। और ड्रिप में सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो ये है कि कम पानी में ज़्यादा एरिया में ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। उसमें पानी है वो ठीक पौधे की जड़ के पास जाता है और पौधे को पर्याप्त नमी मिलती है जिससे वो अच्छी ग्रोथ करता है। ड्रिप के साथ साथ सब्जियों में हम मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं। मल्चिंग से पानी की और भी बहुत बचत होती है, क्योंकि इससे जो पानी है वो वाष्प बनकर उड़ता नहीं है। जैसे बाहर हम सब्जी लगाते हैं तो हर दूसरे दिन पानी देना पड़ता है, जबकि मल्चिंग में 3 या 4 दिन से पानी की आवश्यकता होती है फसल को, और इस तरह से पानी की बहुत बचत कर सकते हैं किसान। ड्रिप और मल्चिंग के द्वारा पानी की अच्छी बचत हो जाती है। ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ मल्चिंग से एक और फ़ायदा ये है कि हमारे खेत में खरपतवार नहीं होती, खरपतवार उगती नहीं है जहाँ मल्चिंग लगाते हैं सब्जियों में, तो वो एक उनको निकालने का खर्चा हमारा कम हो जाता है। जबकि अगर मल्चिंग नहीं लगाए तो हमारी एक फसल में लगभग 6-7 हज़ार रुपये उनकी खरपतवार निकालने में ही चला जाता है, तो ये फ़ायदा और हो जाता है। मल्चिंग लगाने के इन लाभों के अलावा फसलों में कीट रोगों का प्रकोप कम होता है, खेत में लंबे समय तक नमी संरक्षित रहती है और फसलों की बढ़वार अच्छी होती है, जिससे फसलों की पैदावार अधिक मिलती है। ड्रिप और मल्चिंग के इन सभी लाभों को देखते हुए जो किसान अपनी सब्जी वाली फसलों में इनको लगाना चाहते हैं, वो कृषि विभाग द्वारा इस पर अनुदान भी दे है, तो इस अनुदान का लाभ उठाते हुए आप अपनी फसलों में लगवा सकते हैं। मल्चिंग से दूसरा फायदा ये है कि जब खरपतवार उगेगी नहीं तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो हमारी फसल को ही मिलेंगे। उससे हमारी फसल की गुणवत्ता और फसल का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, गुणवत्ता भी अच्छी होती है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है और पौधा लंबी चलती है फसल हमारी। इस तरह ड्रिप और मल्चिंग से हर किसान को अच्छा फ़ायदा होता है। जैसे मुझे अच्छा फ़ायदा हुआ है वैसे हर किसान को फ़ायदा मिलता है इसका। ये हमें ज़रूर लगानी चाहिए इसकी। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी आपकी खेती बाड़ी, और इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम विभाग भारत सरकार और कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा भेजी गई कृषि मौसम रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है कि जोधपुर और इसके आसपास के इलाकों में जुलाई के प्रथम पखवाड़े में हल्की वर्षा होने की संभावना है। खरीफ फसलों की बुआई के लिए एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से और इसके बाद हैरो से 2 से 3 जुताई कर खेत को तैयार करें। साथ ही बुआई के लिए जरूरी कृषि आदान जैसे खाद, उर्वरक एवं बीज का प्रबंधन करें, ताकि उचित नमी आने पर समय से बुआई की जा सके। बीटी नरमान कपास में प्रथम सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। सिंचाई के साथ 27 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से दें। बत्तर आने पर त्रिपाली चलाएं। अमेरिकन कपास की फसल में पहली सिंचाई बुआई के 30 से 35 दिन बाद करें। सिंचाई के साथ 22 किलो यूरिया प्रति बीघा टॉप ड्रेसिंग करें। सिंचाई के बाद विरलीकरण करके पौधे से पौधे की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें। मूंग की खेती के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: IPM 023, HM 2-15, SML 668,
RMG 344, RMG 268, RMG 62, GM 4, K 851। इन किस्मों में से किसान किसी भी किस्म का चुनाव कर खेती कर सकते हैं। इसी प्रकार तिल के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं: RT 351, RT 346, RT 127। मोट की किस्मों की बात करें तो इसके लिए CZM2, RMO 435, RMO 257। ग्वार की बिजाई का समय चल रहा है। बिजाई के लिए RGC 936, 986, 1002, HG 365, HG 563, HG 2 से 20 आदि किस्मों का प्रमाणित बीज प्रयोग करें। कपास की फसल में रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए 1 लीटर डाइमेथोएट 30 EC दवा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। चारे के लिए ज्वार की उन्नत किस्में SSG 59-3, MP चरी, राजस्थान चरी 1, राजस्थान चरी 3, राजस्थान चरी 2, पूसा चरी 2, पूसा चरी 6 का चुनाव करें। किन्नू के बाग में बूंद बूंद सिंचाई पर लगे हैं। उनमें 1 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। किन्नू के बागों में फलों को गिरने से रोकने के लिए 2,4-D 1 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी में घोल छिड़काव करने से फल गिरना रोका जा सकता है। किन्नू में रस चूसने वाले कीड़ों की रोकथाम के लिए मिथाइल डिमेटोन 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। जिन किसान भाइयों को नींबू वर्गीय फलों के नए बाग लगाने हैं, वो इसकी अभी से तैयारी शुरू करें। सब्जी वाली फसलों को रस चूसने वाले कीटों से बचाने के लिए मेलाथियान 50 EC 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मूंग और मोट की बुआई से पहले बीजों को कवकनाशी एवं कीटनाशी दवा से अवश्य उपचारित करें। इसके उपरांत जीवाणु खाद से बीजों को अच्छी तरह से उपचारित करके ही बिजाई करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है गांव महबा, जिला जैसलमेर से अभिषेक शर्मा ने। आप टिड्डियों के नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो अभिषेक जी आपकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, इस समय खेती में एक कीट कई बार आ चुका है। ये प्राय टिड्डी नाम से, ये पश्चिमी देशों से आता है, विशेष रूप से पाकिस्तान की तरफ से। और इसका सबसे ज़्यादा जो प्रवेश होता है, सबसे पहले जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में ये प्रवेश करता है। और ये हमेशा हवा के रुख के साथ चलता है और बहुत बड़े दल के रूप में चलता है। अकेला करोड़ों की संख्या में इसमें टिड्डियाँ होती हैं। और ये टिड्डियाँ जहाँ कहीं भी जिस रास्ते से निकलती हैं, ये नीचे हरा भाग जहाँ दिखता है, चाहे फसल हो, चाहे पेड़ पौधे हो, चाहे फलदार पौधे हों, इनके ऊपर बैठती जाती है और जहाँ बैठती है वहाँ इसको ठूंठ के रूप में बदल के जाती है। किसान को फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। जहाँ अगला भाग होता है वहाँ अगले भाग की कुछ टिड्डियाँ नीचे हरे भाग में बैठेगी और जो वनस्पति है उसको चट कर जाएगी और जब तक पिछला पार्ट आएगा वो उसके साथ वापस शामिल हो जाएगी। इस तरह इनका क्रम चलता रहेगा, भोजन भी करती रहेंगी और गतिमान भी रहेंगी। ये सायंकाल लगभग 7 और 8 बजे के बीच ये अपने रुकने का, ठहराव का स्थान तलाश करती है। जहाँ कहीं भी ये बैठती है रात में, वहाँ भी जो भी वनस्पति होती है उस पूरी वनस्पति को चट कर जाती है। ये वहाँ बैठने के बाद आमतौर पर प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद ही उठ के प्रस्थान करती है। किसानों के हाल बेहाल हैं,
टिड्डियां लहलहाती फसलों को पूरी तरह से चट कर रही हैं। इन दिनों किसानों के चेहरे पर मुस्कान गायब सी नजर आ रही है। फसलों के साथ ही हरी घास, पेड़ों की पत्तियों को भी टिड्डियां खाकर नष्ट कर रही हैं। खेतों में जहां तहां टिड्डी दल बड़ी संख्या में देखे जा सकते हैं और टिड्डियों के प्रकोप से फसलों की बर्बादी का सिलसिला यूं ही चल रहा है। टिड्डियों के इस प्रकोप के कारण किसान अपनी फसल को लेकर काफी चिंतित है और चिंता होनी भी चाहिए। साल भर की मेहनत का फल उसके सामने है और अचानक मेहनत पर पानी फिर जाए तो किसान का मायूस होना वाजिब है। किसान भाइयों, आप रास्ते में चलती हुई टिड्डी को कैसे नियंत्रित करें और आप फसलों को कैसे बचाएं? जहां तक हो सके जब आपके खेतों के ऊपर से टिड्डी गुजरे उस समय ये ध्यान रखें, आपके पास जो भी बर्तन हो, चाहे पीपा हो, चाहे थाली हो, चाहे ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल के उसकी आवाज़ की जाए, चाहे डीजे की ध्वनि से, किसी भी यंत्र से तेज ध्वनि कारक आवाज़ होगी, उससे टिड्डी को बैठने से रोका जा सकता है। ये आवाज़ करके, आमतौर पर किसान थालियां बजाते हैं, तेज आवाज़ करते हैं, निश्चित रूप से टिड्डी को बैठने से उससे रोका जा सकता है और अपनी फसल को भी हम बचा सकते हैं। इस तरह से टिड्डी को बैठने से रोकें और जहां रात को रुक गई उस गांव के और उस आसपास के गांव के लोग सामूहिक रूप से उस जगह जरूर आएं और जिसके पास जो साधन है, किसी के पास ट्रैक्टर की स्प्रेयर मशीन है, वो ट्रैक्टर की स्प्रेयर मशीन लेके आ जाए। आपके पास कुछ भी नहीं है यदि संसाधन, तो आप स्वयं ही आ जाइए। कृषि विभाग पूरे लवाजमे के साथ में उस स्थान को ट्रेस करता है, आप लोगों के माध्यम से भी, और कार्मिक जहां लगे हुए हैं, जहां टिड्डी का देखा जाता है प्रकोप, वहीं से वो सजग होके अपने सोशल मीडिया पे विभाग को सूचित करते रहते हैं। और ये टिड्डी का एक कंट्रोल रूम भी बना हुआ है, उस कंट्रोल रूम पे भी सूचना दी जाती है। कंट्रोल रूम भी सबको सतर्क कर देता है, जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको सबको सतर्क करके, और जहां कहीं वो रात को जब बैठती है 8 बजे तक ये आमतौर पर स्थान तलाश करके बैठ जाती है। उस बैठने के स्थान पे अग्निशमन की गाड़ियां विभाग बुलाता है, ड्रोन भी विभाग बुलवाता है, ट्रैक्टर चालित स्प्रेयर जो हैं उनको भी क्षेत्र में एकत्रित करते हैं। यदि किसी के पास छोटा सा साधन भी है, वो भी यदि स्प्रेयर पीठ वाला भी लेके आ जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। यदि किसी ने एक कच्चे बीघे में भी नियंत्रण कर लिया तो वो भी कम से कम एक कच्चे बीघे की टिड्डियों को तो खत्म कर देगा। दवा की जो व्यवस्था है ये विभाग करता है। आमतौर पर इसमें 2 दवाओं का विशेष रूप से इस क्षेत्र में प्रयोग किया गया है, लेमडा, दूसरी क्लोरोपाइरिफास 50%, लेमडा 5%। इन दोनों का मिश्रण बना के और जहां कहीं नियंत्रण किया गया, निश्चित रूप से इसके परिणाम बहुत अच्छे निकले और जिस क्षेत्र में डाला वहां की टिड्डियां वहीं की वहीं रह गई। कोई किसी कारण से, किसी पेड़ की ओट से, किसी के मकान की ओट से, किसी टीले या दीवार की ओट से जो बच गई, मात्र वो ही सुबह उठ के गई हैं। उसके बाद सुबह जब ये ट्रेस होता है कि ज़्यादातर टिड्डियां मर गई, फिर भी कुछ बच गई, तो टिड्डी नियंत्रण विभाग की भी गाड़ियां आती हैं और वो भी फॉगिंग करके जाती है। जो बची हुई टिड्डियां हैं उस फॉगिंग से मारी जाती है। उसके बाद भी कोई बचती है तो हम उसकी सूचना आगे के विभाग के कार्मिकों को देते हैं, जिस दिशा में वो गमन करती है। हम उनको बताते, सचेत कर देते हैं पहले ही, टिड्डी का यहाँ से प्रस्थान हुआ है, आप इससे आगे सूचना देते जाइए। तो जहाँ कहीं जाती है हम आगे विभाग के हमारे साथियों को सचेत करते हैं और फिर किसानों को वो लोग सचेत करते हैं कि आपके गांव में से ये गुजर सकती है, आप ये बजाने के जो साधन है वो तैयार रखें और जैसे ही ये आपके खेत में बैठने लगे, आप तुरंत जिस दिशा से निकले उस दल के नीचे खड़े होकर ये वाद्य यंत्र बजाएं और तेज ध्वनि करें, जिससे टिड्डी आपके खेत में नुकसान नहीं करे, ताकि टिड्डियां फसल पर ना बैठ पाएं और वहां से भाग जाएं। इसके अलावा खेतों के चारों तरफ खाई खोद दें, जिससे ये टिड्डियां इन खाइयों में आकर गिर जाएंगी और इनको वहीं पर मिट्टी में दबा दिया जाए। किसान भाई, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। जब भी कभी टिड्डी हो तो हर तरह से मदद, अपने आप को धन खर्च करने की उसमें आवश्यकता नहीं है इतनी, क्योंकि विभाग इसमें दवाइयाँ उपलब्ध करवाता है, उस रसायन उपलब्ध करवाता है और लोगों को जागरूक भी करते हैं
और हम कार्मिकों को, सबको, साथियों को, सबको मदद भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।